जय हिंद विद्यार्थियों। आज हम संधि पाठ के अंतर्गत विसर्ग संधि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में स्वर संधि और स्वर संधि के भेद और व्यंजन संधि के बारे में बताया था, तो आज हम बात करेंगे विसर्ग संधि के बारे में। ठीक है, विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होती है अब हम ये जानेंगे, क्योंकि जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं। देखो, हिंदी में जो है विसर्ग शब्द तो ऐसे लिखा जाता है, लेकिन ये जो दो बिंदियां ऐसे लगाई जाती हैं इसको विसर्ग कहते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि। अब विसर्ग संधि क्या है, विसर्ग संधि किसे कहते हैं या इसकी क्या परिभाषा होती है, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। ठीक है, विसर्ग संधि कहते हैं। क्या लिखा हमने यहाँ पे कि विसर्ग के बाद ये जो बिंदियां हैं इनके बाद स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। अब विसर्ग संधि के कुछ नियम हैं। ठीक है, विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि के नियम। विसर्ग संधि के जिस प्रकार से हमने व्यंजन संधि के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, अब हम विसर्ग संधि के नियमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो, विसर्ग संधि का सबसे पहला जो नियम है वह यह है कि विसर्ग का ओ हो जाना। विसर्ग जो है ओ कब बन जाता है? देखो, जब विसर्ग के आगे, इन विसर्ग के आगे अ, ग, द, न, भ, म, य, र, व और ह ये वर्ण आते हैं। तो ठीक है, क्या कहा मैंने कि जब कभी भी विसर्ग के बाद अ, ग, द, न, भ, म, य, र, व और ह ये वर्ण आएंगे तो उन शब्दों में क्या हो जाएगा? विसर्ग जो है वो ओ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। किसके रूप में परिवर्तित हो जाएगा? ओ के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। उदाहरण मैं आपको यहाँ पर दे रही हूँ। यहाँ पर हम जब कभी भी उदाहरण की बात करते हैं तो हम क्या देंगे? देखो, सबसे पहला उदाहरण है हमारा अधः। अधः, यहाँ विसर्ग हो जाएगा। अधः, धन, गति, ये हमारे दो शब्द हैं, अधः, धन, गति। तो इसके बाद तो विसर्ग आए और इसके बाद क्या हुआ? गा हुआ। तो यहाँ पर जो ये विसर्ग है वो किस रूप में बदल जाएंगे? ओ की मात्रा के रूप में बदल जाएंगे। तो ये शब्द जो है ऐसे लिखा जाएगा, अधोगति। ठीक है, दूसरा उदाहरण मैं आपको यहाँ पे दे रही हूँ। दूसरा उदाहरण की अगर हम बात करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे तपः। क्या लिखेंगे? तपः, धन, बल। क्या कहा मैंने? तपः, धन, बल। अब आप देखिए कि यहाँ पर बा भी बनेगा, बा भी शब्द वर्ण आएगा। ठीक है, तो तपः के बाद जो है बा वर्ण आया तो यहाँ ये ओ की मात्रा में बदल जाएगा। तो क्या होगा? तपोबल। क्या हो जाएगा? तपोबल। ऐसे ही अगर हम तीसरा उदाहरण की बात करें, तपः, धन, भूमि। क्या कहा हमने? तपः, धन, भूमि। तो यहाँ पर हो जाएगा तपोभूमि। क्या हो जाएगा? तपोभूमि। ये यहाँ पर इस प्रकार से लिखा जाएगा। जो हमारा विसर्ग है वो ओ की मात्रा के रूप में लिखा जाता है। ठीक है,
अगर हम चौथे उदाहरण की बात करें तो यहाँ पर हम लिखेंगे मनः। क्या लिखा हमने? मनः धन योग। क्या कहा हमने? मनः धन योग। तो ये जो विसर्ग है हमारा, ये किस में बदल जाएंगे? ओ की मात्रा में बदल जाएगा, ओ वर्ण में बदल जाएगा। अब कैसे होगा यहाँ पे? मनोयोग। क्या होगा? मनोयोग। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है विसर्ग का ओ में परिवर्तन कब होता है? जब हम विसर्ग के बाद ये वर्ण आएंगे जो यहाँ पे लिखे गए हैं, अ, ग, द, न, भ, म, ब, य, र, व और ह। ठीक है। अब हम दूसरा इसका नियम पढ़ते हैं कि विसर्ग का, क्या कहा हमने? विसर्ग यानी इस विसर्ग का क्या हो जाना? विसर्ग का ओ तो हमने पढ़ ही लिया था। अब हम आगे पढ़ते हैं कि विसर्ग का रा हो जाना। ठीक है। विसर्ग का रा हो जाना। अब रा कैसे होता है मैं आपको उदाहरण देती हूँ। ठीक है। देखो बच्चों कि विसर्ग का रा हो जाना, रा कैसे हो जाना कि यहाँ पर जो है विसर्ग शब्द का, विसर्ग जो हमारे हैं उसका रा में परिवर्तन कैसे होता है, हम उदाहरण के माध्यम से उसको समझेंगे। क्या लिखा है? हम अगर यहाँ पर कहें निहि धन जन, क्या कहा मैंने? निहि धन जन। तो निहि जो यहाँ पर विसर्ग है, हम कह रहे हैं कि ये जो है रा में परिवर्तित हो जाएगा। रा में परिवर्तित होगा तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? निर्जन। क्या लिखा जाएगा? निर्जन। ठीक है। ऐसी एक उदाहरण मैं और दे रही हूँ आपको। अगर हम यहाँ पर ये लिख देंगे दुहु धन जन, आप बताइए मुझे कि यहाँ पर क्या होगा? ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सही है कि यहाँ पर जो है वो जो विसर्ग है वो रा में परिवर्तित हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा वो बनेगा दुर्जन। क्या शब्द बनेगा? दुर्जन शब्द बनेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं विसर्ग संधि के तीसरे महत्वपूर्ण नियम से कि विसर्ग का श हो जाना। विसर्ग का श हो जाना, सा कैसे होना? आप यहाँ पर देखिए, उदाहरण दे रही हूँ आपको। निहि धन छल। क्या कहा हमने? निहि धन छल। तो ये जो विसर्ग है ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे? श में परिवर्तित हो जाएंगे। कैसे परिवर्तित होंगे? इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जो संधि शब्द बनेगा हमारा वो बनेगा निश्चल। क्या बनेगा? निश्चल। तो कहने का मतलब क्या है यहाँ पे कि जब कभी भी विसर्ग के बाद छ वर्ण आएगा, विसर्ग के बाद छ वर्ण आएगा तो वो जो है वो जो विसर्ग है वो श में परिवर्तित हो जाएंगे। इस प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं ये था हमारा पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। यहाँ पर हमने लिखा निहि, निहि धन, यहाँ पर लिख सकते हैं हम निश्चल और निश्चय। क्या कह रहे हैं हम? चय। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा विसर्ग संधि है यानी कि जो हमारी विसर्ग है वो किस में बदल जाएंगी? श में बदल जाएगी। तो यहाँ पर होगा निश्चय। क्या होगा? निश्चय। वो इस प्रकार से लिखेंगे हम। और तीसरे उदाहरण में देखिए, अगर हम यहाँ पर लिखेंगे दुहु धन चरित्र। क्या कहा हमने? दुहु धन चरित्र। तो ये जो विसर्ग है वो तो बदल जाएंगे किसमें? श में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे? दुष्चरित्र। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? दुष्चरित्र। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है जब कभी भी विसर्ग के बाद च वर्ण आएगा या छ वर्ण आएगा तो वह जो विसर्ग है वो श में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है। किस में परिवर्तित हो जाएगा? श वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब हम विसर्ग संधि का चौथा नियम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, विसर्ग संधि के अंतर्गत उसका चौथा नियम है कि विसर्ग का श हो जाना। श, आपने देखा था कि श जो है वो कौन सा वर्ण है? ऊष्म व्यंजन है। कौन सा व्यंजन है ये? ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म वर्ण है। तो यहाँ पर परिभाषा मैंने इसकी लिखी है कि जब विसर्ग से पहले क्या आ जाता है? ई या ऊ हो और
उसके बाद क ख ट ठ प फ में से कोई एक वर्ण आए, कोई भी वर्ण आए तो विसर्ग जो है वो स में परिवर्तित हो जाते हैं। विसर्ग क्या बन जाते हैं? श में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे परिवर्तित हो जाते हैं? यहाँ पर मैं आपको उदाहरण दूंगी कि वो किस प्रकार से जो है बदल जाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने मैंने एक वो लिखा, उदाहरण लिखा, निहि, निहि धन कलंक। अब आप देखिए कि मैं यहाँ पर ये शब्द लिख रही हूँ, ये निहि, तो यहाँ पर विसर्ग है और इसके बाद कौन सा वर्ण आया? क वर्ण आया। तो जो ये विसर्ग है वो किस में बदल जाएंगे? श वर्ण में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे? श वर्ण में। तो जो हमारा ये संधि विच्छेद शब्द है, ये संधि करने पर क्या बनेगा? निष्कलंक। क्या बनेगा? निष्कलंक। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे, निष्कलंक। आगे बात समझ में। अब हम दूसरा इसी का उदाहरण, ये तो पहला उदाहरण था इसका, अब मैं इसी का आपको दूसरा उदाहरण बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा कि निहि, क्या लिखा मैंने? निहि धन काम। क्या लिखा? निहि धन काम। निहि, यहाँ विसर्ग आया और विसर्ग के बाद का आ गया, तो ये जो विसर्ग है ये श में परिवर्तित हो जाएंगे। किस में परिवर्तित हो जाएंगे? श में। तो ये जो संधि विच्छेद शब्द है, इसका जब हम संधि शब्द बनाएंगे तो वो क्या होगा? निष्काम। क्या शब्द बनेगा? निष्काम शब्द बनेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विसर्ग का सा हो जाना। विसर्ग सा कब होता है? जब विसर्ग के बाद त और श आ जाता है। क्या कहा मैंने? कि जब विसर्ग के बाद, इस विसर्ग के बाद क्या आ जाता है? ता आ जाता है, ता वर्ण आता है या श वर्ण आता है, तो ये क्या हो जाते हैं? ये जो ता और श आने पर ये जो विसर्ग है वो किस में बदल जाता है? श में बदल जाता है। स। ठीक है, कैसे बदल जाता है इसका मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। पहला उदाहरण यहाँ पर मैं दे रही हूँ, निहि, निहि धन तेज। अब आप देखिए कि निहि धन तेज, निहि के बाद जो है वो त वर्ण आया, तो ये जो विसर्ग है ये किस में बदल जाएंगे? इस सा में बदल जाएंगे। तो हमारा जो संधि शब्द होगा वह होगा निस्तेज। क्या होगा? निस्तेज शब्द बन जाएगा। दूसरा अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, दूसरा अगर हम उदाहरण देंगे तो अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया निहि धन संतान। अब आप देखिए कि सा वर्ण आया, इन विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आया? सा वर्ण आया, तो ये विसर्ग जो है किस में बदल जाएंगे? सा में बदल जाएंगे। तो जो हमारा संधि शब्द होगा वह होगा निसंतान। निसंतान। ठीक है, वो इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, अब हम जो है विसर्ग संधि का 6 नंबर जो 6 नंबर है उस नियम को हम पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, विसर्ग संधि के अंतर्गत जो उसका 6 नंबर पे जो नियम है वह है कि विसर्ग में कोई परिवर्तन न होना। देखो, विसर्ग में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? जब विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ क्या होगा? आ हो और उसके बाद में का या पा हो तो क्या होता है? विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। कैसे नहीं होता है वो मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाऊंगी। उदाहरण मैंने यहाँ पर लिखा है कि हम अगर यहाँ पे लिख रहे हैं प्रातः, क्या लिखा मैंने? प्रातः धन काल। अब आप देखिए कि वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे पहला उदाहरण है हमारा प्रातः धन काल। वो कह रहे हैं कि विसर्ग से पहले, विसर्ग से पहले अ, प्रातः, प्रातः अ की ध्वनि आ रही है और बाद में का या पा हो, क, तो इसलिए जो है इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। विसर्ग में ये शब्द जो है ज्यों का त्यों ही लिखा जाएगा। प्रातः काल ऐसे ही लिखा जाएगा ये वर्ण और शब्द जो है। ठीक है, इसी प्रकार से हम दूसरा एक उदाहरण देती हूँ मैं आपको। हमने कहा अंतः, क्या कहा हमने? अंतःकरण। यहाँ पर देखिए मैं शब्द लिख रही हूँ अंतः, तो ये अंतः जो है अ, इसके पहले तो अ वर्ण की उच्चारण हो रहा है और विसर्ग के बाद जो है क वर्ण है, इसलिए जो है यहाँ पे विसर्ग का
लोप नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा उनमें। तो यहाँ पर क्या होगा, अंतःकरण ही लिखा जाएगा। जो हमारा संधि शब्द होगा वह होगा अंतःकरण। तो ये शब्द इसलिए यहाँ पर क्या है, विसर्ग में कोई परिवर्तन ना होना। सातवां हमारा जो नियम है वह है कि विसर्ग का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ स्वर में बदल जाना। अब देखो, विसर्ग के बाद अगर कभी भी र आता है, विसर्ग के बाद जब कभी भी र आएगा तो क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा और पूर्व स्वर जो है वो दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। ये मैंने आपको पहले भी समझाया था कि पूर्व स्वर दीर्घ स्वर में कैसे बदल जाता है। उदाहरण है यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर कहेंगे निहि, क्या कहा मैंने, निहि धन रस, तो देखो निहि में जो विसर्ग है इनका अब लोप हो जाएगा, क्योंकि इनके बाद क्या आ गया है, कौन सा वर्ण आ गया है, र वर्ण आ गया है। और ये जो मात्रा है, यानी ये छोटी ही की मात्रा किस में बदल जाएगी, अब दीर्घ स्वर में, यानी दीर्घ रूप में बदल जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा संधि शब्द होगा वो होगा नीरस। क्या शब्द होगा हमारा, नीरस शब्द होगा। ये तो था हमारा पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ, निहि धन रोग। क्या लिखा हमने, निहि धन रोग। अब आप देखिए कि निहि के बाद, विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण है, रा वर्ण है, और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है ना पर। तो यहाँ पर जो है ह्रस्व स्वर है तो वो किस में बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा निरोग। क्या शब्द बन जाएगा, निरोग शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ये तो थे हमारे कि विसर्ग का लोप तथा पूर्व स्वर का दीर्घ स्वर में बदल जाना। अब विसर्ग का लोप हो जाना, विसर्ग जो है वो दिखाई भी नहीं देगा हमें। कैसे नहीं दिखेगा, हमने यहाँ पर एक शब्द लिखा अतः, अतः धन एव। अब ऐसे शब्दों में क्या होता है कि ये जो है अतएव, ये जो है क्या हो जाएगा, अतएव, अतएव, ये इस प्रकार से यहाँ पर क्या होगा, विसर्ग का लोप हो जाता है किन्हीं न किन्हीं शब्दों में। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो है हमारी विसर्ग संधि है। और यहाँ पर ये हमारा जो संधि पाठ है वो क्या हो रहा है, पूर्ण होने जा रहा है। और मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये संधि पाठ जो है पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस तरीके से इसको जानेंगे, इनके नियमों का अभ्यास करेंगे। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो संधि शब्द है वो जिस प्रकार से कंप्यूटर थ्योरेटिकल कम समझा जाता है, प्रैक्टिकल ज़्यादा समझा जाता है, उसी प्रकार से जो हमारी व्याकरण है, हिंदी व्याकरण में जो संधि पाठ है उसको हम अभ्यास के द्वारा समझेंगे। और जो हमने उद्देश्य शुरुआत में आपसे कहे थे कि हमें नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त होगा, तो देखिए हमें जो है हर संधि में, चाहे वो स्वर संधि हो, व्यंजन संधि हो या विसर्ग संधि हो, हम लोगों को जो है बहुत सारे नए शब्दों का ज्ञान प्राप्त होगा। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि हमने जो है वो शब्दों का उच्चारण करने पर ध्यान दिया कि जब तक हम शब्दों का उच्चारण सही तरीके से नहीं करेंगे तब तक क्या होगा, जो हमारा वर्ण है उसको हम पहचान नहीं पाएंगे। क्यों नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि संधि जो है वो वर्णों के माध्यम से होती है। वर्ण से वर्ण जब जुड़ेगा उसी से जो विकार उत्पन्न होगा या उसी में जो परिवर्तन होगा शब्दों के में, तो ही हम उस संधि को पहचान पाएंगे और हम जो है संधि का नाम या संधि शब्द को बना पाएंगे। तो हमने जो है अपने उद्देश्यों को भी यहाँ पर पूरा किया और नए शब्दों का ज्ञान हमें प्राप्त हुआ। दूसरी चीज हमें क्या प्राप्त हुई कि वर्ण से वर्ण जब मिलता है तो शब्द में परिवर्तन हो जाता है। वर्ण से वर्ण में जब उनका मेल होता है तो शब्दों में परिवर्तन किस प्रकार से आता है और शब्द का जो अर्थ है वो किस तरीके से बताया जाता है या शब्द का प्रयोग कैसे किया जाता है, शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है, ये सब हमने इस संधि नामक पाठ के अंतर्गत सीखा और इसके भेदों के बारे में जानकारी ली और स्वर संधि के उपभेदों के बारे में भी हमने गहराई से अध्ययन किया। तो यहीं पर मैं अपना ये पाठ समाप्त करती हूँ और मुझे आशा है कि आप लोगों को ये जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण आपके जीवन में होगी। धन्यवाद।